स्वागत है। मैं हूं सुमित और गुरुवार का दिन यानी वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में लगातार तीसरा दिन, जबकि आज बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। ऑलमोस्ट 3 दिन में निफ्टी 50 का मार्केट कैप करीब 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास वाइप आउट हुआ। आज इंट्राडे में लास्ट आवर में थोड़ी रिकवरी ज़रूर आते हुए दिखाई पड़ी। 150 अंकों के आसपास ये गिरावट रही निफ्टी में। सेंसेक्स में थोड़ा करीब 550 अंकों के आसपास का फॉल था आज। लेकिन कल के फॉल के सामने एक अच्छी चीज़ थी कि आज इंटेंसिटी ऑफ फॉल मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं था, वहाँ पर हरे निशान में कामकाज हो रहा था। भले फ्रंट लाइन इंडेक्स में आज बिकवाली थी, लेकिन मिड कैप इंडेक्स तो 90 अंक चढ़कर बंद हुआ और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आज हरा निशानी देखने को मिला। तो फ्रंट लाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में आज ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी थी, इसीलिए आपको एडवांसेस में करीब 1500 साढ़े 1500 शेयर तेज़ी में दिखाई पड़ेंगे और रफली 1000 शेयरों में बिकवाली देखने को मिलेगी। तो ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर खरीदारी और फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर बिकवाली। सपोर्टिव था आज फार्मा, जो कि खरीदारी में कामकाज कर रहा था। बाकी मेजरली इंडिसेस जो थे वो आज प्रेशर में थे। बैंक्स में प्रेशर था, करीब 3 शेयर एडवांसेस में तेज़ी में थे वहाँ पे। बाकी 8 या 9 शेयर वहाँ पे बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे थे। मतलब 9 शेयरों में करीब बिकवाली थी। इसके अलावा आईटी शेयरों में आज दबाव था। लास्ट आवर में रिकवरी आई थी। इन्फोसिस हरे निशान में भी पहुंचा था एक समय पर, लेकिन मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर जाकर बंद हुआ और ये लगातार तीसरा दिन जबकि प्रेशर रहा। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज चल रही थी, नंबर्स का इम्पैक्ट था। मैनकाइंड के नंबर आए, बढ़िया तेज़ी थी 14-15%। केएसबी पम्प के नंबर आए, अच्छी तेज़ी थी, 14-15% का उछाल वहाँ पर भी देखने को मिला। और अदरवाइज़ जहाँ पर वीक साइड पर नंबर, अदानी समूह के नंबर कंटिन्यूसली आ ही रहे हैं। तो अदानी इंटरप्राइज के नंबर आए 1.5% ऊपर। लास्ट आवर में अदानी पावर के नंबर आए, अच्छे नंबर थे। सीक्वेंशियली वाई बेसिस पे वीक नंबर है, लेकिन बाजार ने पॉजिटिवली लिया। DI के आसपास वहाँ पर भी क्लोजिंग देखने को मिली। अदानी विल्मर के नंबर कल आए थे, वीक नंबर है, लॉस में गए कंपनी, लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री पॉजिटिव दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से फ्लैट। आज तो नेगेटिव था, सुबह 4% नीचे था, बाद में रिकवरी के बाद फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ। लेकिन ये अदानी पूरा ग्रुप आज बजिंग था। वो अंबुजा की डील के बाद अंबुजा और सांघी दोनों में खरीदारी थी। अंबुजा 3% के आसपास की बढ़त पे और सांघी में अपर सर्किट लगा। फार्मा में बाइंग थी, तो फार्मा में जितने मिड कैप स्मॉल कैप फार्मा है या कैश के फार्मा स्टॉक्स हैं वहाँ पर अच्छी खरीदारी थी। 1% के आसपास की तेज़ी पूरे इंडिसेस में आते हुए दिखाई पड़ी। अब मार्केट अवेट कर रहा है बड़े ट्रिगर्स का, बड़े नंबर्स का, जिसमें SBI के नंबर्स आने वाले हैं कल। इसके अलावा M&M के नंबर आने हैं, BHEL के नंबर आने हैं, FMCG से ब्रिटानिया के नंबर आने हैं। आज डाबर के भी नंबर आए थे। नंबर्स थोड़े से स्लगिश साइड पर आते हुए दिखाई पड़े डाबर के। सन फार्मा के नंबर आए, मोल सन फार्मा के भी इनलाइन ही नंबर देखने को मिले, लेकिन स्टॉक ने रिएक्शन अच्छा दिया। उसके बाद एक स्पाइक आया था उसमें। तो नंबर्स पे ही बाजार रिएक्ट कर रहा है और बड़े नंबर्स अभी अवेट कर रहा है। नई सीरीज़ की शुरुआत है, नए महीने की शुरुआत है, तो लेट्स सी गोइंग फॉरवर्ड क्या ट्रिगर्स काम करते हैं। RBI की MPC भी है, तो उनका भी एक ट्रिगर होगा, इसको मार्केट कीनली वॉच करेगा। लेकिन अदरवाइज बेटर साइड पे ही मार्केट है। थोड़ा करेक्शन पेंडिंग था मार्केट में ऑलरेडी, वो पेंडिंग करेक्शन आज दिख भी रहा है आपको। इंडिसेस के लिहाज से देखें तो 19,380 का लेवल आ गया। जानकार तो मान रहे थे कि आज बाय सेकंड हाफ में एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज दोपहर में हमारे साथ एक शरद मिश्रा साहब जुड़े थे, उन्होंने बोला था कि निफ्टी में आप लॉन्ग जा सकते हो डीप स्टॉप लॉस या फिर एक पुल बैक के लिए, लेकिन पुल बैक आया नहीं। फ्रंट लाइन में तो एटलीस्ट नहीं आया। हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सपोर्ट था, तो हो सकता है कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र जो शॉर्ट है सिस्टम में, वो वापस पुल बैक के तौर पे आते हुए दिखाई पड़ा। तो उस लिहाज से आप इस स्पेस के ऊपर नज़र बना के रखना। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत करते हैं यूट्यूब और फेसबुक दोनों ही सवालों को लेकर भी। तो पहला सवाल जो मेरे पास आया है, प्लीज़ सजेस्ट सम गुड मिड कैप एंड स्मॉल कैप फॉर SIPs। SIP में सर डिपेंड करता है। अगर आप लार्ज कैप में, तो जिनके लार्ज कैप के बेस्ट नेक्स्ट पीयर है उनको आप स्मॉल कैप में, मिड कैप में ढूंढ सकते हो। मिसाल तौर पे Pidilite इज़ अ गुड कंपनी, आप उसमें जा सकते हो। बैंक्स में क्योंकि सारे ही लार्ज, इवन कोटक जो सेकंड बेस्ट टीयर कंपनीज हैं उनको आप SIP के लिए चुनो कभी भी अगर आप जाना चाहते हो तो। पहला लॉन्ग टीयर रहता है हमेशा, फर्स्ट टीयर जो कंपनीज है वो SIP के लिए, क्योंकि आप SIP के अज्यूम करता हूँ कि आप हमेशा 10 से 15 साल के लिए ही करते हो। या फिर आप इसका एक तरीका ये भी ढूंढ सकते हो कि कोई बढ़िया मिड कैप का फंड ढूंढ लो जिसमें आप SIP करना चाहो कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं मिड कैप फंड नहीं जाना चाहता हूँ, आउटराइटली इक्विटी में जाता हूँ, उस मिड कैप फंड की लार्जेस्ट होल्डिंग में SIP कर लो। ये भी एक तरीका हो सकता है कि आप उस तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट कर लो अगर आप SIP कर रहे हो तो। क्योंकि आप SIP कर रहे हो तो मैं एज्यूम कर चल रहा हूँ कि उसकी ड्यूरेशन 10 से 15 साल होगी। तो जो कंपनियाँ सेकेंड बेस्ट ईयर में हैं, जो प्रोबेबल कैंडिडेट लगती हैं नेक्स्ट ईयर में पहुँचने के लिए, उनको आप SIP फॉर्म में लेके चल सकते हो। मिसाल तौर पर पॉलीकैब एक ख़राब कंपनी नहीं है, बढ़िया कंपनी है, महंगा स्टॉक है, वो बात अलग है, लेकिन नीचे कहीं मिले तो आराम से यू कैन गो फॉर लॉन्ग, तो वो एक अच्छी कंपनी हो सकती है। हेवेल्स इज़ गुड कंपनी, इसमें आप जा सकते हो।
इसके अलावा बट अगेन प्राइसिंग, क्योंकि SIP केस में प्राइसिंग एडजस्ट हो जाएगी विद टाइम। सो जो जैसे 4-4 लाख करोड़ की कंपनियाँ, 5-5 लाख करोड़ की कंपनियाँ बन गई हैं या 3-3 लाख करोड़ की कंपनियाँ बन गई हैं, तो जो आपको नेक्स्ट कैंडिडेट लग रहे हैं, प्रोबेबल कैंडिडेट जो इस तरह के मार्केट कैप अचीव कर सकते हैं, जिन्होंने अब तक अचीव किया, मिसाल तौर पे टाइटन हो गया, तो चलिए टाइटन तो निफ्टी का हिस्सा है, लेकिन आप HDFC लाइफ, SBI लाइफ, इनमें से ये सब मोरलेस निफ्टी के ही हिस्से हैं, लार्ज कैप ही हैं। तो जो सेकंड बेस्ट कंपनीज आप देख पा रहे हो हर पीयर, हर सेक्टर की, उनके बाद उनको आप ऐड कर लो, तो रेडिको इज़ अ गुड बेट, आप उसको देख सकते हो। USL अगर आप जाना चाह रहे हो SIP में, तो USL भी मिड कैप है वैसे तो। टाटा कम्युनिकेशन इज़ गुड कंपनी, JK सीमेंट इज़ अ गुड कंपनी, तो ऐसी कंपनियों को आप पिक कर लो। इवन डिविडेंड के लिए जाना चाहते हो तो ओरेकल इज़ अ गुड कंपनी, 6-7% का यील्ड उसमें ही रहता है हमेशा, नीचे आता है तो साइक्लिकल नहीं, सिक्यूलर जिनमें मूव आता है उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर निवेश कर सकते हो। आप बोलते हो कि ऊपर जाके एवरेज नहीं करना चाहिए, बट मेरे पास HDFC 1400 पर स्मॉल क्वांटिटी है एंड कोटक 1700 पर स्मॉल क्वांटिटी है। अगर मैंने अब CMP पर थोड़ा बहुत ऐड नहीं किया तो पता नहीं पुराना प्राइस मिलेगा या नहीं तो शर्मा सर, अगर आप विज़न ये लेकर चल रहे हो कि ये 2500 हो जाएगा, सिर्फ कोटक 2500 हो जाएगा, तो आप यहाँ पर भी एवरेज कर सकते हो 1। लेकिन फिर आप ये मत भूलना कि कल को अगर आपने मान लो 2500 ऊपर एवरेज कर लिया 2000 पर, और आपका एवरेज उठ के आ गया 1900, 1400 से बढ़ के, और कल को वो 1300 वापस आए, तो आपके पास इतनी एपेटाइट होनी चाहिए कि आप वहाँ पर भी एवरेज कर पाओ। उस विज़न को रखना आप ध्यान में, क्योंकि आप आज पैनिक में आके एवरेज कर रहे हो ये सोचकर कि कल को ये भाव नहीं मिलेगा। मान लो कल को वो और उससे ख़राब भाव मिल गया, फिर आप क्या करोगे? तो आपके पास ना उस समय भी एपेटाइट होनी चाहिए और फर्दर एवरेज करने को लेकर। तो आप एवरेज करो, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एवरेज को इतना बड़ा एवरेज मत कर देना कि सारा एवरेज ही ऊपर खींच के ले आए वो। तो प्राइसिंग देखो, हर चीज़ ना इक्विटी मार्केट में बहुत क्लियरली सेड एंड डन है कि जो आपके लिए रूल सही है वो रूल मेरे लिए सही नहीं हो सकता। आपके गिवन सर्कमस्टांसेस में आप क्या कॉल लेने वाले हो वो आप डिसाइड करोगे, मैं नहीं। आपके पीछे कितने लोगों को, आपका इक्विटी का पर्पस क्या है, आपको पैसा लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, आपके पास आइडल मनी बहुत है, आप कोई डिविडेंड के लिए इनकम ढूंढ रहे हो, आप रिटायरमेंट प्लान ले रहे हो, आप बच्चों के लिए ले रहे हो, सब आप ही डिसाइड करोगे, मैं थोड़ा ना कर सकता हूँ। लेकिन हर तरह के इन्वेस्टर के लिए अलग अलग तरह की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप उनके हिसाब से अपनी कॉल ले सकते हो। कुछ लोगों को इंट्राडे में मज़ा आता है, उनको नहीं चाहिए BTST। एक मेरा फ्रेंड है, उसको लगता है कि उसको कैश के शेयर सुन के वॉमिट आता है, उसे लगता है कहाँ से शेयर ले आए, इंट्राडे में उसे तो F&O का शेयर ही चाहिए खाली। सो अपने अपने सबके एपेटाइट्स होते हैं। तो आपको अगर नहीं समझ में आता आप मत करो। आपको लगता है कि आपके पास आगे चल के एवेन्यू बनेगा और आप इसको होल्ड करोगे फॉर फ्यूचर रेफरेंस, फॉर लॉन्ग टर्म, और आपके पास नीचे भी कैश लेने के लिए रहेगा उस समय पर, तो आप ज़रूर एवरेज करोगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज 1700 है, कल 1900 आ जाएगा, फिर 2000 आएगा, 2200 आ जाएगा, दोबारा 1700 नहीं दिखाएगा। किसी बुरे सर्कमस्टेंस में कोई ना कोई खबर आएगी और दिखा देगा नीचे का दाम। कौन सा शेयर नहीं दिखाता? अभी TCS ने दिखाई दिया आपको, वो 2800, 2900, 3000 रुपये का दाम, 2800 नहीं, मतलब 2900, 3000 रुपये की रेंज का दाम इन्फोसिस ने दिखाया था रिसेंट फॉल के अंदर। ऐसी किसी फाइंड ने किसी ख़राब नंबर पे, कोई बड़े रिएक्शन पर 10% का डिप आ जाएगा। हीरो मोटो का पाया ना, वो 5% 2 दिन में ही झटका खा गया, तो 2800, 2700, 2800, 2900 की रेंज में आ गया। ठीक है, तो लाइकवाइज कोई बुरे न्यूज़ फ्लोज आएंगे, और ये बहुत अंडरस्टूड सी बात है। अगर ईडी की रेड पड़ी है हीरो मोटोकॉर्प पे, तो हीरो मोटोकॉर्प पे नहीं पड़ी है, वो उनके प्रमोटर के पास पड़ी है। 17 लाख रुपए मिले हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन रिपोर्टर से हमें मिली थी। तो हीरो मोटोकॉर्प इज अ सेपरेट एंटिटी, प्रमोटर इज अ सेपरेट एंटिटी, एवरीबडी नोज इट। लेकिन फिर भी पैनिक सेलिंग आई, तो उसका फ़ायदा जिन्होंने उठाना था उठाया, जिनको नहीं लगता उन्होंने बैठे लेके। सो आपको उस चीज़ को थर्रली चेक करने के बाद ही अकॉर्डिंगली अपनी कॉल लेनी होगी कि आपके पास एपेटाइट तब भी होना चाहिए जब आप लेते हो। इसलिए SIP लो, SIP में ऊपर जाए तो भी लो, नीचे आए तो भी लो, एंड में एवरेज आपका नीचे ही आना है, क्योंकि स्टॉक को तो ऊपर ही जाना है। आप अच्छी क्वालिटी SIP ले रहे हो तो। कुछ सवाल फेसबुक यूट्यूब पर आए हैं। सर, निफ्टी IT ETF एज USD INR अप्रोचिंग। मलिक साहब, वैसे भी निफ्टी IT ETF इज़ गुड टू गो, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी मेजर लार्ज कैप स्टॉक्स में 40% करेक्शन देखे बैठे हो, और 30% मोटा मोटा मान लो चलो, और 30% की करेक्शन में अगर आपको कोई चीज़ नीचे मिल रही है, और क्योंकि ETF का ज़्यादा बड़ा वेटेज जो होगा वो लार्ज कैप का ही है, तो इसीलिए आपका मेजर ETF भी 20 से 25% या 30% नीचे है, तो वैसे भी SIP में कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर, तो आराम से आप उसमें ऐड कर सकते हो अपनी पोजीशंस, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात USD के केस में, तो इनके केस में US डॉलर रुपी नहीं होता, इनके केस में होता डॉलर इंडेक्स, जिसको अगर आप बढ़ता हुआ देखोगे तो इनके लिए गेन होगा, क्योंकि ये खाली USD INR में डील नहीं करते, USD पाउंड में भी डील करते हैं, JPY में भी डील करते हैं। तो ये क्रॉस करेंसी की हेजिंग होती है, इसलिए कहते हैं कांस्टेंट करेंसी नंबर सबसे क्रूशियल होते हैं, क्योंकि क्रॉस करेंसी के हेडविंड्स
उन कॉन्स्टेंट करेंसी नंबर्स को नहीं इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन डॉलर रेवेन्यू और रुपी रेवेन्यू में ये रुपी का फेयर इम्पैक्ट करता है। सो क्रॉस करेंसी कॉन्स्टेंट करेंसी नंबर देखिए, वो अदरवाइज नंबर्स के लिए अच्छे होते हैं, और अदरवाइज आप अगर देखना चाह रहे हैं रेफरेंस पॉइंट के लिए तो आप डॉलर इंडेक्स को देखिए, वो ज़्यादा रेलिवेंट पिक्चर दिखाएगा आपको। अदानी पावर के सर नंबर मैंने भी देखे हैं पटेल जी, और जो नंबर मैंने प्राइमा फेसी देखे, मतलब खुद नंबर चेक किए हैं, तो Q-on-Q बेसिस पे नंबर इसके बहुत अच्छे हैं। 3800 करोड़ रुपए का EBITDA कंपनी ने पोस्ट किया है। Q-on-Q बेसिस पे पैट आपको दिखेगा टूटता हुआ, क्योंकि पिछली बारी टैक्स का पेमेंट था, इस बारी टैक्स का पेमेंट नहीं है, तो एडजस्टमेंट की वजह से पैट में एडजस्टमेंट है। लेकिन Q-on-Q इनके नंबर बहुत अच्छे हैं। YoY नंबर वीक आए हैं 1, लेकिन स्ट्रीट जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बेटर साइड पे नंबर है। पिछली बारी 5,500 करोड़ रुपए का पैट था, इस बारी भी उतने का ही पैट मोरलेस आता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन Q-on-Q नंबर प्राइमा फेसी अच्छे हैं, YoY वीक हैं, लेकिन स्ट्रीट Q-on-Q ही होल्ड करेगा, तो आप आराम से इसमें बने रह सकते हो। एक बज़ था कि इसमें एक स्टॉक स्प्लिट आ सकता है 1 से 10 का, वो आया नहीं, लेकिन लेट्स सी, नंबर तो सही है। शाम तक क्या कॉन कॉल होती है, अपग्रेड्स आते हैं नहीं आते हैं, उस पर डिपेंड करता है। इट्स गुड कंपनी। 375 के ऊपर वैसे ही ब्रेकआउट है। अदानी समूह में वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा डाउन साइड अब लग नहीं रहा, तो अगर आप लोगों के पास अदानी समूह पड़ा है तो आप लोग होल्ड कर सकते हो। आप लोगों को लेना है तो आप थोड़ा बहुत यहाँ ले भी सकते हो। तो रिस्क एपेटाइट अब यहाँ थोड़ा कम है इस स्पेस में एंटर करने के लिए। नंबर्स जो आए हैं, पूरे ग्रुप के नंबर्स थोड़े से वीक देखने को मिले हैं, चाहे ट्रांसमिशन हो, वोल्मर हो, पावर हो, इनके नंबर Q-on-Q सबके वीक हैं। Q-on-Q वीक नंबर ये इंडिकेट करते हैं कि एटलीस्ट नंबर भले ही कमज़ोर हैं, लेकिन नंबर उसके आसपास हैं। तो अगर कोई कंपनी 100 करोड़ कमाती है और 80 करोड़ का पैट ला रही है Q-on-Q में, तो भले ही 20 करोड़ कम दे रही है, लेकिन 80 करोड़ का पैट आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन अपने आप में गुड साइन होता है कि एटलीस्ट स्टेबल नंबर होने शुरू हो गए। सो आप और वैसे भी स्टॉक ऑलरेडी बीटन डाउन है, बज़ ऑन द स्ट्रीट भी है बहुत कुछ इसके बारे में, इसलिए आराम से अदानी में आप एंटर कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। टेक महिंद्रा 1245 की बाइंग प्राइस है, क्या करें राहुल जी? अगर नीचे आपको कॉस्ट के मिल रहा है और आपकी एपेटाइट अलाउ करती है तो थोड़ा थोड़ा आप ऐड भी कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत चला था, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास नंबर दिए थे इसने, इसलिए थोड़ी बीटन डाउन होना भी था ख़राब नंबर के ऊपर। 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर वीक रहेगा ये नंबर, लेकिन वो आपके लिए एक्यूमुलेशन जोन है। 1-2 क्वार्टर का इस्तेमाल करके शेयर को आराम से निम्बल कीजिए। निम्बल मतलब होता है आपके पास 100 शेयर हैं तो 2 यहाँ, 4, 6, 8 ऐसे करके अपनी एपेटाइट के अकॉर्डिंग थोड़ा पिक करते रहिए, ऐड करते रहिए। होगा क्या, जब तक ये नंबर स्टेबल होंगे या एक स्टेबल भाव आपको देगा, तब तक आपको एक सब्सटेंशियल क्वांटिटी आ चुकी होगी, और उस क्वांटिटी को आप होल्ड करोगे नेक्स्ट क्वार्टर में जब आप अप्रोच करोगे नंबर्स को। तो आराम से ऐड करो, क्वालिटी में खराबी नहीं है, भाव आप SIP से एडजस्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसके अलावा लुपिन के बारे में Q1 कैसे रहेंगे नंबर? सर आज नंबर अभी आए नहीं है, मेरे ख्याल से आने हैं आज नंबर तो इसके इस बारी घाटे से मुनाफे में आने का अनुमान था। वो कल आशीष नंबर दे रहा था, मैंने मोटा मोटा देखा था, लेकिन नंबर आने दो सर, एक ही दिन की तो बात है, क्यों इतना पैनिक लेना, थोड़ा सा नंबर आ जाए फिर देखते हैं क्या करना इसमें। दीपक नाइट्राइट वर्सेस गुजरात फ्लोरोकेमिकल, विच वन इज़ बेटर एट CMP? दीपक नाइट्राइट ऑब्वियसली इज़ बेटर टू गो फॉर गुजरात फ्लोरो कंपैरिजन में। ज़्यादा बड़ी कंपनी भी है, ज़्यादा अच्छा नाम भी है, ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्ट प्रोफाइल भी है। आप जाना चाहो जाना, लेकिन किसी भी केमिकल में जाते टाइम स्टॉप लॉसेस ज़रूर लेके जाना इस समय पर। ये नहीं कि खराबी कमोडिटी बेस्ड है, क्रूड भाग गया, इनपुट कॉस्ट इनकी महंगी हो जाएगी, मार्जिन फिर ख़राब हो जाएंगे। सो इंस्टेड आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेके चलना अभी यहाँ पर किसी भी केमिकल कंपनी में। मैक्स हेल्थ केयर, शुभ सर देखो, कल मैं लेमन ट्री की एक एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा था। 18% नहीं 40% देश की जो टूरिस्ट हैं, फॉरेन टूरिस्ट हैं, वो इंडिया में अगर कहीं लैंड करते हैं तो वो दिल्ली में लैंड करते हैं। उसकी वजह है क्योंकि दिल्ली एक गेटवे है पूरे नॉर्थ के लिए भी, और आगरा भी पास में ही है, तो इस वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। और दूसरी एक वजह ये भी है कि इंडिया में जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं वो इलाज के लिए बहुत आते हैं, और इलाज का सबसे बड़ा प्लेयर वो मैक्स हेल्थ केयर है। तो इन दोनों का रेफरेंस पॉइंट मैंने इसलिए लिया था। मैक्स हेल्थ केयर दो कंपनी बहुत अच्छी है, एक अच्छे टर्न अराउंड भी हुए हैं सोई साहब की अध्यक्षता में इस कंपनी में। होल्ड करने लायक तो ये स्टॉक है 1, और हेल्थ केयर सेक्टर ही बहुत अच्छा है 2। लेकिन अगर आपने हेल्थ केयर सेक्टर में कोई भी अच्छा एवेन्यू ढूंढ रहे हो तो हमेशा पहला नाम अपोलो हॉस्पिटल ही रहेगा, क्योंकि इक्विटी बेस छोटा है, कंपनी बड़ी है, सेक्टर का लीडर है, 70-72 हॉस्पिटल लेके बैठा है, और हर शहर में पूरे इंडिया में प्रेजेंस है, साउथ से लेकर नॉर्थ तक। तो इसलिए उसकी एपेटाइट ज़्यादा अच्छी है, उसकी पेडिग्री सबसे अच्छी है। देन आप सेकंड नॉच पे जाना चाहोगे तो आपको मैक्स हेल्थ केयर ही दिखाई पड़ेगा।
इवन HGC जो है हेल्थ केयर ग्लोबल जो है वो भी ठीक कंपनी है, उसको भी आप होल्ड कर सकते हो, वहाँ पर भी अच्छे एंटर कर सकते हो पोजीशंस को, क्योंकि वो कैंसर स्पेस में सबसे बड़ा प्लेयर है और जिस तरह कैंसर बढ़ रहा है इनके आगे कोई सो फार प्राइवेट स्पेस में बड़ा नाम नहीं दिखाई पड़ता है। टाटा को भी छोड़ लो आप, टाटा मेमोरियल भी, लेकिन लिस्टेड नहीं है। सो ऐसे कुछ अच्छे स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स हैं जिनको आप पिक कर सकते हो। और हेल्थ केयर, मैक्स हेल्थ केयर इज़ अगेन अ गुड कंपनी, बट नंबर थोड़े स्टेबल साइड पर है और इक्विटी बेस थोड़ा बड़ा है। वो पता नहीं क्योंकि पुरानी डील में कितने पुराने एग्जिट हुए हैं, नए एग्जिट रह गए हैं, ये सब चीज़ें देखनी होंगी, लेकिन अदरवाइज इट्स अ गुड कंपनी टू होल्ड। तो हेल्थ केयर सेक्टर बहुत अच्छा है और ये सेक्टर का एक स्टॉक अपने साथ एटलीस्ट हमेशा रखना, क्योंकि जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है, खाने की उसमें चेंजेस आ रहे हैं, लाइफस्टाइल में चेंजेस हैं, तो हॉस्पिटल की प्रोफाइलिंग भी चेंज होगी और रेवेन्यूज भी बढ़ेंगे। इट्स सैड टू से, लेकिन ये होगा। तो जिस तरह लिकर स्टॉक बढ़ते हैं वैसे वैसे या जैसे जैसे QSR और लिकर की डिमांड बढ़ेगी, ऑब्वियसली हॉस्पिटल की डिमांड ही बढ़ेगी, तो ये ऑटोमेटिकली दोनों का चेन है, तो इनको तो आपको रखना ही पड़ेगा अपने पास। तो ये दोनों आप अगर USL और QSR में जुबिलेंट टाइप शेयर ऐड कर रहे हो तो साथ साथ हॉस्पिटल भी ऐड करते रहना, क्योंकि दोनों का इफेक्ट एक ही होगा आगे चल के। तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो इनको, दो इट्स अ गुड कंपनी टू होल्ड है। चलिए वापस लौटते हैं अब कुछ फेसबुक के सवालों को लेकर। अदानी विल्मर में क्या करें? होल्ड करिए सर, और नीचे अगर आप ऐड कर सकते हो ऐड भी कर लीजिए। स्टॉप लॉस ले लीजिएगा बस 360 के अराउंड का, लेकिन आप आराम से उसमें बने भी रह सकते हो। और नंबर इस बारी के वीक आपको दिखेंगे, लॉस आया है कंपनी को, और ऐसा नहीं है बीटा लॉस नहीं है, लेकिन एक्चुअल लॉस है। उसकी वजह है कि कंपनी ने एक हेजिंग की थी, वो हेजिंग इनसे ख़राब पड़ गई। हेजिंग होता है कमोडिटी में, आमतौर पे कमोडिटी के प्राइसेस जब मूवमेंट लेते हैं तो करेंसी को वो लोग हेज करते हैं, या कुछ कमोडिटी को फिजिकल से कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू NCDX में हेज करते हैं। तो क्योंकि इसके प्राइसेस, पाम ऑयल के प्राइसेस टूटते चले गए, तो वो हेजिंग ख़राब हो गई, जिसकी वजह से इनके नंबर्स ख़राब हुए। तो मैनेजमेंट ने खुद बोला है, जो आप एक दूसरे चैनल में इंटरव्यू में बोल के गए हैं कि हेजिंग की कॉस्ट की वजह से इनके नंबर्स इस बारी ख़राब आए हैं, वो वन ऑफ हैं या 1-2 क्वार्टर में इम्पैक्ट रहेगा। बट साइमल्टेनियसली उनका 25% का वॉल्यूम ग्रोथ है, जो कि ऑल टाइम हाई आया है। साइमल्टेनियसली वो नंबर 1 प्लेयर हैं पाम ऑयल मस्टर्ड ऑयल में, नंबर 2 प्लेयर या नंबर 3 प्लेयर हैं राइस में, और नंबर 3 ही हैं, नंबर 2 हैं शायद वीट में। तो FMCG बिजनेस अच्छा कर रहा है और नए रिकॉर्ड वहाँ पर नंबर, वो एक्चुअल में भी नंबर अच्छा कर रहा है। तो अब गुड टू गो है, ऐसा कुछ नहीं है। एक आध वो बात अलग है, मेजर बिजनेस इनका पाम ऑयल है, लेकिन खुद मैनेजमेंट जब बोल रहा है कि वन ऑफ है, तो इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, एक और चीज़, आमतौर पे कुछ नंबरों में, कुछ आंकड़ों में, कुछ मर्जर में, कुछ कंपनियों के नाम लेने में मैं गलती भी कर जाता हूँ, तो उसके लिए पहले से ही माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे नंबर हैं, याद नहीं रहते कभी कभी, या मिक्स एंड मैच हो जाते हैं, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओके, डाबर वर्सेस ITC वर्सेस अदानी विल्मर। सर ये वर्सेस के चक्कर में आप कहाँ पढ़ते हो? ITC एंड विल्मर का और डाबर का क्या ही मुकाबला कर रहे हो? वो सिगरेट कंपनी है, वो प्योर प्ले FMCG आयुर्वेदिक कंपनी है, वो प्योर प्ले ऑयल की कंपनी है। तीनों का कोई डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, तीनों में एक छोटा सा हिस्सा FMCG आपने देख लिया और तीनों कंपेयर कर डाला। कंपेयर करना है प्योर प्ले, तो फिर FMCG में एक्चुअल मेजर से करिए ना, गोदरेज से करिए, उन दोनों को तो जिक्र ही नहीं किया आपने अभी तक, या टाटा कंज्यूमर से करिए। तो ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। प्लीज़ प्राइस वाइज देख रहे हो तो अदानी विल्मर इज़ द बेस्ट सो फार इन तीनों में, ठीक है, अकॉर्डिंगली। बट स्टॉप लॉस रखिएगा 360 का। कोरोमंडल एंड वोल्टास, पॉल से देखो ये कॉन्ट्रा ट्रेड है दोनों, कोरोमंडल भी एंड वोल्टास भी, एंड दे आर द बेस्ट ग्रुप्स। वो मुरुगप्पा है और टाटा ग्रुप है, और दोनों की पुरानी हिस्ट्री है, तो दोनों होल्ड करने लायक तो हैं लॉन्ग टर्म में। प्राइसिंग भी ठीक है, आप समय दे सकते हैं तो आराम से ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे मुलाकात होगी कल हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, थ्रेड हैंडल है, इंस्टा हैंडल है, यूट्यूब हैंडल है, सारी एंटिटी यही है। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें।